हाँ जी दोस्त, तो अगला स्टैंडर्ड आपके पास आता है एएस नंबर 26 जो कि बात करता है इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर। बहुत ही इजी टाइप का स्टैंडर्ड है, कुछ खास इसके अंदर ऐसी टेक्निकलिटी नहीं है। इंटेंजिबल एसेट को समझना है कि वो क्या होते हैं, उसको किस तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाएगा। कुछ कुछ ये पैरेलल में चलेगा, जैसे कि आपने पीपीई पढ़ा था कि मतलब कि किस तरीके से ये एसेट की बुकिंग होगी, मतलब किस तरीके से इसका कॉस्ट रिकॉग्नाइज किया जाएगा, किस तरीके से इसको डेप्रिशिएट किया जा सकता है। डेप्रिशिएट हम टेंजिबल एसेट्स के टर्म में बोलते हैं, यहाँ पर बात करेंगे एमोर्टाइजेशन की। तो एमोर्टाइजेशन के क्या फैक्टर होंगे, इंपेयरमेंट की बात करेगा, लेकिन उसको ज्यादा डीप में लेके नहीं जाएगा क्योंकि वो आपका अलग एएस जो अलग स्टैंडर्ड है वो उसको डील करता है। तो उसके बारे में जस्ट यहाँ पे एक जिक्र होगा हल्का सा कि इंपेयरमेंट भी इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर होता है, हो सकता है। फिर इसकी लाइफ की बात आएगी कि कितने सालों में इसको एमोर्टाइज किया जा सकता है, और कुछ डिस्क्लोजर्स की बात आएंगी। तो मोटा मोटा ये स्टैंडर्ड डील करता है, ये इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड सारी ट्रीटमेंट के बारे में यहाँ पे चर्चा करेगा। क्या होते हैं हमारे इंटेंजिबल एसेट्स, तो सबसे पहले कहता है कि कोई भी आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट। नॉन मॉनेटरी एसेट से आप क्या समझते हैं, जो आपके लॉन्ग टर्म के एसेट्स होते हैं, जो आपके लॉन्ग टर्म के एसेट्स होते हैं वो हमारे नॉन मॉनेटरी एसेट्स है। तो लॉन्ग टर्म का एसेट्स होना चाहिए विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि इंटेंजिबल एसेट्स को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते वगैरह वगैरह। द थिंग इज उसका फिजिकल सब्सटेंस नहीं होगा, और उसको यूज कहां किया जाएगा, उसको या तो प्रोडक्शन में यूज किया जाएगा, या सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर यूज किया जाएगा, या फिर रेंटल पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये मीनिंग काफी हद तक सिमिलर है जो आपने किसी भी टेंजिबल एसेट्स की मीनिंग में या पीपी की मीनिंग में देखा था कि उसको यूज कैसे कैसे किया जा सकता है, और उसको रेंटल या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में भी लगाया जा सकता है। फिर बात आती है कि किन किन चीजों को यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है, किन किन चीजों की चर्चा यहाँ पे नहीं की जाती। तो फाइनेंशियल एसेट्स यहाँ पे कवर नहीं होता, कोई ऐसा इंटेंजिबल एसेट जो किसी और स्टैंडर्ड में डील किया जाता है वो भी यहाँ पे कवर नहीं होता, कोई ऐसे इंश्योरेंस एंटरप्राइज के जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह से क्रिएट होते हैं, जैसे कि हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं पॉलिसी होल्डर के साथ, तो उससे जो हमारे इंटेंजिबल एसेट्स क्रिएट होते हैं, तो उसके बारे में भी चर्चा यहाँ पे नहीं की जाती है। मिनरल ऑयल एक्सप्लोरेशन एक्सट्रैक्शन वगैरह की जो बातें होती है वो भी यहाँ पे कवर नहीं होता, और जो भी हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं टर्मिनेशन बेनिफिट्स के रिगार्डिंग में, जो कहीं ना कहीं आपने एम्प्लॉय कॉस्ट एएस 15 में देखा था, उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे कोई बातें नहीं की जाती है। तो द थिंग इज कि ये सारी चीजें एक्सक्लूडेड है। इनिशियल रिकॉग्निशन की बात करें तो इसको रिकॉग्नाइज कैसे किया जाएगा, तो ये कह रहा है रिकॉग्नाइज करने के लिए दो फैक्टर है, दो पैरामीटर्स इन्होंने दिए हैं। नंबर वन कि अगर आपका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट कर जाएगा तो रिकॉग्नाइज कर लेंगे, और दूसरा जो आपकी डेफिनेशन आपने ऊपर पढ़ी, ये डेफिनेशन में अगर वो आपका एसेट खरा उतरेगा तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर लोगे। तो दो फैक्टर है कि जो डेफिनेशन में बात बताएगी और जो इसका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। डेफिनेशन आपने ऊपर पढ़ लिया, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया आपका जस्ट नीचे है। क्या कहता है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, कि अगर आपको लगता है उस इंटेंजिबल एसेट से आपको कोई भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो होके आएगा, मतलब उस एसेट को आप अगर यूज करोगे तो उससे कोई ना कोई आपको फायदा मिलने वाला है फ्यूचर में हमारी एंटरप्राइज को, तो आप उसको बुक कर सकते हो। और नंबर टू कहते हैं कि जो उसकी कॉस्ट है, जो उसकी लागत है, उसको आप रिलायबली मेजर कर सकते हो, आप उसको फिगर आउट कर सकते हो। तो अगर ये दोनों पैरामीटर होते हैं तो हम कहते हैं कि इसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, और अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो इंटेंजिबल एसेट है तो हम उसको रिकॉग्नाइज करके चलेंगे। ठीक है, अब मेजरमेंट की बात आती है, तो मेजरमेंट में सबसे पहले सिंपली कहा जाता है कि भैया जो इंटेंजिबल एसेट्स है उसको इनिशियली कैसे मेजर किया जाएगा, तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट के ऊपर, मतलब जितने का आपने इंटेंजिबल एसेट सपोज करो परचेज किया है, तो जो उसकी परचेज कॉस्ट है वो उसकी आपकी बुक की कॉस्ट आएगी जो आप बुक करोगे उसको। फिर बात आती है अगर डायरेक्ट परचेज करते हैं, तो डायरेक्ट परचेज में और क्या क्या फैक्टर्स है, तो ये फैक्टर काफी हद तक सिमिलर है जो आपने पीपी के अंदर पढ़ा था, मतलब कि उसका परचेज प्राइस आ जाएगा। अगर कोई नॉन रिफंडेबल इंपोर्ट ड्यूटीज है, कोई ऐसी ड्यूटीज वगैरह आपने कोई टैक्सेस वगैरह पे किए हैं जो कि रिफंडेबल नहीं है, ना ही आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात उसको आप ऐड करते थे। आपको ध्यान है कि ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट्स वगैरह होता था तो उसको हम हटा दिया कर सकते थे, तो इसी को कह रहा है यहाँ पे नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट्स वगैरह। और कुछ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल अगर कुछ खर्चे होते थे ताकि वो एसेट काम में आ सके, एसेट को यूज में लाने के लिए अगर कुछ खर्चे करने पड़ते थे, तो वो खर्चे भी हम कहते हैं कि उसकी कॉस्ट में जुड़ जाते हैं, कैपिटलाइज हो जाते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे जुड़ जाएगी। फिर बात करता है कि सपोज करो आपने इंटेंजिबल एसेट्स हायर किया, परचेज किया है एक्सचेंज में, मतलब कुछ प्रोवाइड किया और उसके बदले आपको इंटेंजिबल एसेट मिला, तो उस केस में क्या करेंगे, कह रहा है जैसा एएस 10 कहता है वैसे ही करना है, सेम टू सेम। बात करता है कि अगर आपने सपोज करो इशू किया सिक्योरिटीज और उसके बदले इंटेंजिबल एसेट्स आपको मिला है, मतलब आपने सिक्योरिटीज दिए हैं और उसके बदले आपको क्या मिला, इंटेंजिबल एसेट्स, तो उस केस में कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, उन सिक्योरिटीज की फेयर वैल्यू निकालेंगे और जो एसेट आपको मिल रहा है उसकी फेयर वैल्यू निकालेंगे, और दोनों के अंदर जिसकी हम अच्छे से कॉस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस पे उसको बुक करके चलेंगे अपने एसेट्स को। अगर हम फेयर वैल्यू सिक्योरिटीज की बेहतर निकाल सकते हैं तो उसकी कॉस्ट पे लेकर चलना है, और अगर हमने जो एसेट एक्वायर किया उसकी कॉस्ट बेहतर निकाल सकते हैं तो हमें उस पे उसको बुक करके चलना है। फिर बात आती है कि अगर सपोज करो आपने एक्विजिशन किया है बाय वे ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, मतलब गवर्नमेंट ग्रांट मिला उसके थ्रू आपने इंटेंजिबल एसेट एक्वायर किया, तो क्या होगा, तो उस केस में आपको एएस 12 की याद आएगी। एएस 12 में जितने फैक्टर्स बताए गए थे कि एक्विजिशन को कैसे डील किया जाता है, उसकी रिकॉग्निशन कैसे की जाती है, वो अप्लाई करोगे। साथ ही में अगर आपको लगता है कि कुछ खर्चे आपने और कर दिए हैं उसको यूज में लाने के लिए, तो वो खर्चे आप अलग से और जोड़ सकते हो एएस 12 के कॉस्ट के ऊपर।
अगली बात आती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस की बात करें तो अगर जो रिसर्च एक्सपेंस होते हैं वो सीधा सीधा हमारा पीएनएल का पार्ट बनता है, वो हमारा एक्सपेंस कहलाता है। और जो डेवलपमेंट एक्सपेंस होते हैं उसको हम कैपिटलाइज करते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट एक लंबे फेज तक चलता है और काफी टाइम पे जाके वो हमारा जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव नेगेटिव पता लगेगा। तो टिल दैट रिजल्ट लॉन्ग टर्म तक उसको हमें क्या करना पड़ता है, एक कैपिटलाइजेशन फॉर्म में अपने एसेट के अंदर बुक करना होता है, तो हमारा इंटेंजिबल एसेट का पार्ट बनता है। फिर बात करते हैं कि कोई हमारे पास इंटेंजिबल एसेट एक्वायर हुआ है अमलगमेशन वाले चैप्टर के थ्रू, जैसे कि बाय नेचर ऑफ परचेज में हुआ करता था, तो उस केस में क्या किया जाएगा, तो उस केस में कह रहा है कि AS14 की बात सुन लो, AS14 जिस तरीके से कहता है उस तरीके से उसको रिकॉग्नाइज करना है। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है इंटरनल जनरेटेड गुडविल। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जो आपकी खुद की गुडविल होती है, हम परचेज गुडविल को ही हमेशा रिकॉर्ड करते हैं, जो हमारी खुद की गुडविल होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं लगाते अपने बुक्स के अंदर। ऑब्वियसली बात है, कल को अगर हम सेल करने जाते हैं तो उस केस में उसकी कैलकुलेशन हम करते हैं, बट हमारे बुक्स के अंदर उसकी कोई वैल्यू हम अलग से बुक करके नहीं रखते, मतलब इंटरनली जनरेटेड गुडविल जो होती है उसको रिकॉग्नाइज हमारे बुक्स में नहीं किया जाता। फिर बात आती है रिकॉग्निशन एज एक्सपेंस। तो कहा जा रहा है कि भैया जो आपके उसके बाद फर्दर एक्सपेंसेस होंगे, कोई भी हमारे इंटेंजिबल एसेट के ऊपर आप फर्दर एक्सपेंसेस करते हो तो उसको आप एक्सपेंस ही रिकॉग्नाइज करोगे, अनलेस मतलब कि ये सारी चीजें अगर होंगी तो उस केस में अलग चीज हो जाएगी, अदरवाइज वो एक्सपेंस में ही माना जाएगा। क्या चीजें हैं, पहला कि अगर वो लगता है कि हमारा पार्ट ऑफ कॉस्ट है, मतलब कॉस्ट का पार्ट बनता है इंटेंजिबल एसेट्स का, और नंबर 2 कि अगर बात करता है कि वो एक्वायर किया गया है बाय वे ऑफ अमलगमेशन। फिर कह रहा है कि एक बार अगर आपने एक्सपेंडिचर को सपोज करो एक्सपेंस में ट्रीट कर लिया किसी भी पीरियड के अंदर, सपोज करो वो इंटरनल पीरियड था, मतलब इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर आपने ले लिया, या फिर आपने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ले लिया, किसी के अंदर भी एक बार आपने एक्सपेंडिचर को ले लिया खर्चे के अंदर, तो आप उसको फिर कैपिटलाइज नहीं कर सकते। मतलब एक बार अगर वो एक्सपेंस बुक हो गया है तो ऐसा नहीं कल को आप उसको कैपिटलाइज कर दो, नहीं जी, फिर वो कैपिटलाइज नहीं होगा। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर की बात करता है तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर जो होंगे इंटेंजिबल एसेट्स में अगर, तो उसको आप ऐड कर सकते हो कॉस्ट में, बशर्ते ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए। क्या कंडीशंस है कि वो एक्सपेंडिचर ऐड करने से जो उस एसेट की फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो हमें उससे मिल रहा था उसके अंदर कुछ ना कुछ वृद्धि होगी, द थिंग इज कि उसकी परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन अगर हो रहा है, तो उस केस में अगर आपने वैसे कोई खर्चे किए हैं तो उसको आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद कह रहा है कि वो जो खर्चे आपने किए हैं उसको आप रिलायबली मेजर्ड कर पाओ, मतलब जो आप खर्चे किए उसकी आप कॉस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपने कितना खर्च किया है, तो उस केस में आप उसको ऐड कर पाओगे। द थिंग इज कि किसी भी एसेट की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए या उससे जो हमें आउटकम मिल रहा था उसको अप्रिशिएट करने के लिए अगर कुछ खर्चे करते हैं तो उस केस में ऐड कर सकते हैं, और ऑब्वियसली बात है वो आइडेंटिफेबल होना चाहिए कि उसकी कॉस्ट क्या लगी है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की बात आती है कि जो हमारा इंटेंजिबल एसेट है उसको फ्यूचर में कैसे मेजर किया जाता है, तो ऑब्वियसली बात है उसको ईयर टू ईयर बेसिस पे एमोर्टाइज किया जाता है, और इंपेयरमेंट का अगर प्रोविजन लगता है तो इंपेयरमेंट भी उसको किया जा सकता है। द थिंग इज कि इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट उसमें से लेस किया जा सकता है उसका एमोर्टाइजेशन, और लेस किया जा सकता है इंपेयरमेंट का लॉस, डिपेंडिंग अपॉन एएस नंबर 28 क्या कहता है उसके ऊपर। तो हमारी इंपेयरमेंट की चर्चा यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात होगी अमोर्टाइजेशन की। तो अमोर्टाइजेशन के ऊपर आपको अच्छे खासे रूल्स बताए गए स्टैंडर्ड के अंदर। स्टैंडर्ड कहता है कि अमोर्टाइजेशन आपको कैसे करना है, तो आपको निकालनी होगी उसकी यूजफुल लाइफ की, उसकी एस्टिमेटेड वे में आप यूजफुल लाइफ क्या निकाल सकते हो, और जो उसकी यूजफुल लाइफ होगी उसके बेसिस पे आप उसको क्या करोगे, अमोर्टाइज करोगे। ऑब्वियसली बात है यूजफुल लाइफ निकालने के लिए आप क्या देखोगे, उसका पैटर्न ऑफ कंजम्पशन, मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट जो उससे हमें मिल रहा है उसका क्या पैटर्न है, उसका कंजम्पशन का क्या पैटर्न है, हम एसेट में कितना कंज्यूम कर पा रहे हैं, एसेट से कितना बेनिफिट ले पा रहे हैं, उसके बेसिस पे ही वो कितने पीरियड तक चलेगा, उस बेस पे आपका अमोर्टाइज होगा। आपकी एक प्रिजम्पशन चलती है कि जो आपका इंटेंजिबल एसेट है वो आपका 10 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब इन जनरल 10 साल के अंदर आपको उसको एमोर्टाइज कर देना है, उसको जो यूजफुल लाइफ होगा वो 10 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। दिस इज अ प्रिजम्पशन, जरूरी नहीं है, आपकी अगर कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो ये उससे ज्यादा हो सकता है, बट इन जनरल एक स्टैंडर्ड कहकर चलता है कि वो 10 साल के भीतर भीतर आपका समाप्त हो जाना चाहिए। फिर कह रहा है कि अमोर्टाइजेशन स्टार्ट कब होगा, ऑब्वियसली बात है जब हम इंटेंजिबल एसेट को यूज करना शुरू कर देंगे, जब वो यूज करने के लिए अवेलेबल हो जाएगा तो हम उसकी अमोर्टाइजेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर बात करें लीगल राइट्स की, सपोज करें कोई एसेट ऐसा है, इंटेंजिबल एसेट ऐसा है जिसका आपको लीगल राइट मिला हुआ है, और वो जो मिला हुआ है वो आपको मिला हुआ है फाइनाइट पीरियड के लिए, तो फाइनाइट पीरियड के लिए अगर मिला हुआ है तो ऑब्वियसली बात है यूजफुल लाइफ क्या होगी, जो फाइनाइट पीरियड आपको मिला होगा, सपोज करो 15 साल के लिए मिला है तो 15 साल जो होगी उसकी वो यूजफुल लाइफ मानी जाएगी, और 15 साल से ज्यादा भी हो सकती है अगर वो जो राइट्स हैं वो रिन्यूएबल है, मतलब उसका रिन्यू होना पॉसिबल है, 15 साल के मिला फिर वो आगे और 10 साल के लिए रिन्यू किया जा सकता है, तो उस केस में उसकी यूजफुल लाइफ ज्यादा भी हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, जो रिन्यू होने वाला प्रोविजन है वो वर्चुअली सर्टेन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हवा में चल रहा हो, उसकी सर्टेनिटी दिखनी चाहिए कि हाँ जी ये राइट ऐसा है जिसको रिन्यू किया जा सकता है और उसके होने के काफी ज्यादा संभावनाएं हैं, तो उस केस में आप उसकी यूजफुल लाइफ को ज्यादा भी ट्रीट कर सकते हो।
फिर बात कर रहा है अमोर्टाइजेशन के ऊपर। ये आपने एसेट के अंदर भी देखा हुआ था कि अमोर्टाइजेशन, मतलब AS10 में भी आपने इसको देखा था कि अमोर्टाइजेशन को जो आप लगाते आ रहे हो, जो भी मेथड आप यूज कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है उसको हर फाइनेंशियल ईयर जब आपका एंड होता है तो उसको आप रिव्यू करोगे, और उसके अंदर अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो ऑब्वियसली बात है उसको AS नंबर 5 की तरह आपका ट्रीट किया जाएगा। जो भी उसके अंदर चेंजेस आएंगे मतलब उसकी ट्रीटमेंट AS5 के अकॉर्डिंग होगी। रेसिडुअल वैल्यू जनरली हम मान के चलते हैं कि हमारे इंटेंजिबल एसेट की होगी 0। कितनी होगी? 0। मान के चलेंगे कि 0 होगी। सपोज एक एसेट 1 लाख रुपए का, तो उसकी रेसिडुअल वैल्यू कुछ नहीं होगी, 10 साल में उसको यूज करेंगे और वो समाप्त हो जाएगा। तो हम मान के चलते हैं उसकी रेसिडुअल वैल्यू कितनी है? 0 है। अनलेस अदरवाइज उसकी वैल्यू लेंगे अगर हमें कोई थर्ड पार्टी ऐसा कमिट करता है कि भैया ये 10 साल के बाद मैं इतने का तुमसे परचेज कर लूंगा, तो उस केस में हम उसकी वैल्यू ले सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि जो एसेट हम यूज कर रहे हैं उसकी कोई एक्टिव मार्केट है, मतलब कहीं मार्केट में उसका सेल परचेज होता है, वहां पे उसकी डिमांड है, उसका यूज है, उसको पर्पसली सेल या परचेज किया जाता है, नंबर 1। और उस मार्केट के अकॉर्डिंग हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो मार्केट एग्जिस्ट करेगा तब जब उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी। ऐसा ना हो कि वो जो मार्केट है वो आज तो है लेकिन हम 10 साल के बाद की यूजफुल लाइफ ढूंढ रहे हैं और 10 साल के बाद सपोज करो वो मार्केट ही ना हो जहां पर हम उसको बेच पाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो मार्केट यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2 उसकी वैल्यू उस मार्केट से हम इजिली आइडेंटिफाई मतलब डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो उस केस में आप यूजफुल लाइफ को ले सकते हो, अदरवाइज आपको यूजफुल लाइफ क्या लेके चलना है? 0। लास्ट एरिया आपका आता है रिटायरमेंट एंड डिस्पोजल का। तो ऑब्वियसली बात है जब इंटेंजिबल एसेट्स को हम मतलब डी रिकॉग्नाइज कब करेंगे, कब उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से हटा देंगे? नंबर 1 जब उसको डिस्पोज ऑफ कर दे, या नंबर 2 जब हमें लगता है कि उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, तो उस केस में हम उसको डी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, मतलब ऐसा रिमूवल फ्रॉम दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाया जा सकता है। नंबर 2 बात आती है कि उसका गेन और लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है जो उसकी कैरिंग अमाउंट आ रही है हमारे बुक्स के अंदर और जो हमें प्रोसीड्स मिला उसको बेचने के बाद, उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारा गेन और लॉस ट्रीट करेगा, और जितना भी गेन और लॉस होगा वो कहां का पार्ट बनेगा? वो हमारा एक्सपेंस या इनकम बनेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के अंदर। ठीक है, तो ये सारी बात करता है आपका इंटेंजिबल एसेट। ये सारे प्रोविजंस थे जो इसके अंदर डील किए जाते हैं। आई होप आपको शॉर्ट में इसको समराइज तरीके से इंफॉर्मेशन सारी प्रोवाइड हो गई हो। चलिए, तो नेक्स्ट स्टैंडर्ड बात मिलेंगे आपसे, जो कि हमारा बात करेगा 27 के ऊपर, जो कि कहीं ना कहीं ज्वाइंट वेंचर की कंसोलिडेशन के ऊपर चर्चा करता है।